Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज है हमारा लास्ट लेक्चर कार्बन एंड कंपाउंड का। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा बट हम आज ट्राई करेंगे कि चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको NCERT का बैक एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कराऊं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसमें हम पूरा ही केमिकल प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं चैप्टर का, प्लस आप सैपोनिफिकेशन, सोप, डिटर्जेंट, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन, ये सब कुछ इस वीडियो में कैप्चर करेंगे हम। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। फेयर जैसे आप करते आ रहे हो आपको फेयर करते ही रहना है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन मतलब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसका ही पार्ट है। लैब में आप कैसे पता लगाओगे कि कंपाउंड एल्कीन है या एल्काइन है, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर कैसे बनाते हैं, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, एंड सैपोनिफिकेशन में आप पढ़ोगे सोप के फॉर्मेशन के बारे में। तो इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टी के अराउंड आपको स्टडी करना है। कार्बन कंपाउंड का बैक एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर पाओ। कंपाउंड है इथेनॉल। इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। यदि आप इसकी IUPAC नेमिंग लिखो तो क्या होगा, इथेनॉल IUPAC नेमिंग है, प्लस कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। देखो, अल्कोहल वर्ड सुनते ही सबके माइंड में आता है कि हम अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे वाइन, बियर या विस्की की बात करें, बट केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए वैसे सभी कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड है उन सबको आप क्या बोल सकते हो, अल्कोहल। इट मींस कि अल्कोहल मिथेनॉल भी होगा, इथेनॉल भी होगा, प्रोपेनॉल भी होगा, ब्यूटेनॉल भी होगा। बट इथेनॉल, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अल्कोहलिक बेवरेजेस जो वाइन, बियर, विस्की, इन सब में इथेनॉल ही यूज होता है। बट सिर्फ इथेनॉल नहीं होता, और भी इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स होते हैं, तो उसको अल्कोहल या इथेनॉल बोलने से बेटर है उसके लिए आप लिक्वर वर्ड यूज करो। इथेनॉल की कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, बहुत बच्चे इस वर्ड से ही कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो टेम्परेचर नहीं है जो आपके रूम का टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन में लिखोगे तो क्या होगा 298 कैल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या होगा, लिक्विड होगा, राइट। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल। पब्लिकली जो लोग अल्कोहल अल्कोहल वर्ड यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहल अल्कोहल, ये वर्ड सिर्फ इथेनॉल के लिए करते हैं। जबकि आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो आपके लिए अल्कोहल का मतलब क्या है, वैसे सभी कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब वो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी अल्कोहल ही है, जिसका यूज हैंड सैनिटाइजर में होता है, और कोरोना के टाइम में आपने काफी यूज किया भी होगा। ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। इथेनॉल ही मिक्स होता है, क्योंकि मिथेनॉल के बारे में यदि हम बात करें, यदि कोई पर्सन बाय मिस्टेक इथेनॉल की जगह मिथेनॉल कंज्यूम करता है तो उसके स्मॉल डोज से उसे ब्लाइंडनेस आएगा, क्योंकि उसका स्मॉल डोज भी ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्मिक एसिड बनाएगा जो रेड आंट और हनी बी स्टिंग में होता है। इससे ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉय होगा और लार्ज डोज पे डेथ भी हो सकता है। आप न्यूज में अक्सर सुनते रहते हो कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, अंधे होने का न्यूज नहीं आता, क्योंकि यदि कोई रॉन्ग प्रोसेसिंग से प्रोसेस्ड हुआ मिथेनॉल कंज्यूम कर रहा है अलोंग विद इथेनॉल, तो उसके हाई डोज के कारण जो फॉर्मिक एसिड उसके बॉडी में फॉर्म होगा, फॉर्मिक एसिड वही एसिड है जो रेड आंट और हनी बी स्टिंग में होता है, तो उसके कंजम्पशन के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेल होंगे और सेम डे पे डेथ हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन, एसीटोन के अलावा मिथेनॉल, इथेनॉल भी काफी अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। मेडिसिनल सॉल्वेंट भी ये है, वाटर में ये सॉल्युबल होगा किसी भी प्रोपोर्शन में। इसका स्मेल बहुत यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होता है और बर्निंग टेस्ट जैसा होगा जनरली, मतलब स्मेल बहुत लोगों को ये बेटर नहीं लगेगा। हालांकि आज की क्लास में आप सीखोगे कि अल्कोहल जिसका स्मेल इतना बेटर नहीं है, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अल्कोहल स्प्रे करके किसी पार्टी में जाओगे, या इवन एसिटिक एसिड विनेगर, उसका स्मेल भी वैसा नहीं होता है कि लाइक अ परफ्यूम आप यूज कर पाओ। लेकिन जब इथेनॉल और एसिटिक एसिड को मिक्स करेंगे तो एस्टर बनेगा, इथाइल इथेनॉइड, वो एस्टर का स्मेल फ्रूटी, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, उसको एज आप परफ्यूम भी यूज कर सकते हो, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद सोडियम।
अब रिएक्शन विद सोडियम दो मेन कंपाउंड्स के लिए हम पढ़ेंगे कि इथेनॉल सोडियम से कैसे रिएक्ट करेगा और एसिटिक एसिड आल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड ये सोडियम से कैसे रिएक्ट करेगा। इस रिएक्शन के थ्रू हम प्रूव कर पाएंगे कि इथेनॉल और एसिटिक एसिड इन दोनों में H प्लस लूज करने की टेंडेंसी है, मतलब दोनों में एसिडिक नेचर है, एसिडिटी है। देखो तो सबसे पहला एग्जांपल है कि जब हम इथेनॉल को सोडियम से ट्रीट करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन जो प्रेजेंट इथेनॉल के अंदर उसको डिस्प्लेस करेगा, H2 गैस रिलीज हो गया और सोडियम उसके प्लेस पे आ गया टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। H प्लस लूज करना ये कंफर्म करता है कि इसमें एसिडिक नेचर है। एसिटिक एसिड इसको सोडियम से आपने ट्रीट किया, यहाँ भी क्या बन गया सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, इसे आप एसीटेट भी बोल सकते हो इथेनोएट भी। यहाँ भी हाइड्रोजन लूज हो गया, तो हाइड्रोजन लूज होना ये प्रूव करता है कि दोनों में एसिडिटी है। जब भी आप किसी एल्कोहल को या कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम से ट्रीट करते हो हाइड्रोजन लूज होगा, जिससे एसिडिटी भी कंफर्म होगी और ये सॉल्ट फॉर्म होंगे। फर्स्ट वाले केस में सोडियम इथॉक्साइड, सेकंड वाले केस में सोडियम इथेनोएट, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें आप सीखोगे कि किसी भी अल्कोहल को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो तो वाटर लूज करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा एल्कीन। इसमें पहला एग्जांपल मैंने लिया है इथेनॉल। जब इथेनॉल को आप H प्लस यहाँ आएगा कौन से पार्ट से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप हीट करते हो इथेनॉल को तो इसमें क्या होगा, एक H और एक OH, वाटर लूज होगा और वाटर लूज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथीन। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल ही अल्कोहल नहीं है जो लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज कर रहे हैं। प्रोपेन टू ऑल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी आपने नंबरिंग किया, दूसरे कार्बन आइटम पे अल्कोहल है, जिसे हम बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज ही हैंड सैनिटाइजर में होता है। यहाँ भी H प्लस कहाँ से आएगा, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डेल्टा फॉर हीट, जो डेल्टा साइन बनाया गया है ये हीटिंग के लिए, राइट। तो हीट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से OH और फर्स्ट या थर्ड किसी भी कार्बन से आप H रिमूव करा के जब वाटर लूज होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपीन। प्रोपीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अल्कोहल को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर लो, यू विल गेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, इसे आप एसिटिक एसिड या विनेगर के नाम से जानते हो। हालांकि विनेगर सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं होता, वो एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस होगा। देखो विनेगर आजकल सबके घर में यूज हो रहा है। विनेगर पिकल्स के प्रिजर्वेशन में साथ साथ बहुत ऐसे क्यूजीन्स है पूरे वर्ल्ड में जहां लोग विनेगर यूज कर रहे हैं। व्हाइट वाइन विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर ट्रेडिशनल जो है उसमें 8 to 10% एसिटिक एसिड इन वाटर होता था और आजकल जो विनेगर आ रहा है वो 4%, 3%, हर परसेंटेज पे अवेलेबल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो क्यूजीन्स लोग बना रहे हैं उसमें विनेगर का काफी यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ विनेगर्स का। तो इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होगा और थोड़ा पंजेंट स्मेल का लिक्विड होगा, थोड़ा तीखा गंध होगा। इट इज मिक्सिबल। मिक्सिबल की मीनिंग है सॉल्युबल। इस वर्ड से आप लोग कंफ्यूज मत होना। सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब 60-40 में मिक्स करो, 70-30 में, किसी भी प्रोपोर्शन में जो इथेनोइक एसिड है आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और इसके ही एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, विनेगर। अब एक वर्ड यहाँ पे एक फेमस वर्ड है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब प्योर स्टेट में इथेनोइक एसिड होगा उसे आप कूल करोगे तो ये फ्रीज होगा टू फॉर्म ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल, मतलब बिल्कुल व्हाइट टाइप का क्रिस्टल बनाएगा जैसे आपको ग्लेशियर्स पे दिखता है। और 100% एसिटिक एसिड यदि आपको ऑब्टेन करना है तो ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है इसको आप मेल्ट करा सकते हो, मतलब जो क्रिस्टल के फॉर्म में है कूलिंग के बाद उसको मेल्ट कराओगे तो इस टाइप का एसिड मिलेगा। और यही रीजन है कि इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं कि फ्रीज होने के बाद बिल्कुल व्हाइट बर्फ टाइप का ये सब्सटेंस बनाएगा। विनेगर क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि विनेगर सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं है, ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होगा। तो ट्रेडिशनल विनेगर जिसमें 5 to 8% इवन
10% तक भी एसिटिक एसिड होता है इन वाटर, मतलब रिमेनिंग जो 90 से 92 या 95% क्या होगा उसमें वाटर ही होगा। विनेगर का यूज क्या है? ये पिकल्स के प्रिजर्वेशन में, चाउमीन बनाने में, बहुत ऐसे क्यूजीन है जिसमें हर एक टाइप का विनेगर आजकल यूज हो रहा है। ये दो शॉर्ट टॉपिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्यों बोलते हैं ग्लेशियल, एंड विनेगर, विनेगर का यूज, क्योंकि आजकल एमसीक्यू भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसमें हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स आपको याद करके जाना होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम देखें तो एक मेन प्रॉपर्टी है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल से रिलेटेड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो बहुत बच्चे ईथर और एस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ईथर एक केमिकल सब्सटेंस है जो एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता था, हालांकि उसमें थोड़ा ऑब्जेक्ट्स लेवल स्मेल है और हेडेक भी होती है रिकवरी के बाद, तो आजकल वो यूज नहीं करके फिर लोकल एनेस्थेसिया यूज करते हैं। जबकि एस्टर ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। बहुत ऐसे नेचुरल फ्रूट्स हैं, इसके स्मेल और फ्रेग्रेंस के लिए एस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। ये आप लैब में भी बना सकते हो, जितने भी परफ्यूम डिओड्रेंट हैं वो मोस्टली एस्टर के बने होते हैं। Esterification reaction एक simple reaction है। When carboxylic acids are treated with alcohol in the presence of mineral acid as catalyst, ester and water are produced। इसका एक जो important example है वो हम ले रहे हैं यहाँ, CH3COOH। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, इसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे इथेनॉल से। देखो केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है कि एसिटिक एसिड का स्मेल, विनेगर का स्मेल पंजेंट बताया गया, इथेनॉल का स्मेल भी थोड़ा अच्छा नहीं होता क्योंकि इसको आप एज अ परफ्यूम तो यूज कभी करने का सोचोगे नहीं, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। लेकिन जब इनको आप मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो वाटर यहाँ से लूज होगा, और वाटर लूज होने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? एस्टर। CH3CO O, C2H5 प्लस H2, इसे हम बोलेंगे इथाइल इथेनोइक एस्टर। और एस्टर के बारे में मैंने क्या इंफॉर्मेशन बताया, इसका यूज क्या बताया, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कीवर्ड्स, दे आर स्वीट स्मेलिंग substances used in परफ्यूमरी, परफ्यूम डिओड्रेंट बनाने में। और बहुत जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो ही हो गया, या बहुत ऐसे फ्रूट हैं जिसमें हार्ड स्मेल होता है, मतलब हालांकि फ्रूट का स्मेल तो हमें अच्छा ही लगता है बट नहीं, दूर से ही स्मेल आ रहा है, तो उस स्मेल के लिए नेचुरली उसमें एस्टर प्रेजेंट है, उसके कारण उसमें फ्रेग्रेंस आ रहा है। बाकी जितने भी परफ्यूम है, डिओड्रेंट वाली इंडस्ट्री है, वो एस्टर। बट देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आपसे पूछा जाए कि बेस्ट स्मेलिंग सब्सटेंस बताओ, तो आप एस्टर के बारे में बताओगे। और सबसे बेकार स्मेल अमाइन का होता है, NH2 ग्रुप जो है उसका स्मेल फिशी होता है। और कार्बाइल अमाइन NC आइसोसाइनाइड का और भी बेकार स्मेल होता है, रॉटन फिश, रॉटन एग की तरह। हालांकि कुछ नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड और कीटोन जो फ्लावर्स में होते हैं उनका स्मेल भी बहुत बेटर होगा। बट परफ्यूम बनाने के लिए क्या यूज होगा? एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? इसमें हम किसको कंबाइन कराते हैं आपस में? एसिटिक एसिड को आप कंबाइन कराते हो इथेनॉल के साथ, इससे बनेगा एस्टर, जिससे परफ्यूम बनाया जाता है, राइट। सैपोनिफिकेशन, ये सोप बनाने का प्रोसेस है कि लैब में आप कैसे सोप बनाओगे या लार्ज स्केल पे सोप कैसे बनाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COH। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में ही 15, 17, 18, 19 एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट भी आ जाएगा, तो वैसे एसिड को आपको क्या बोलोगे? वैसे एसिड को आप क्या बोलोगे? फैटी एसिड या फिर ऑयली एसिड। ये फैटी एसिड से ही हम क्या बनाते हैं? सोप। सोप बनाने के लिए आपको पाल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, स्टीयरिक एसिड लेना है, और उसमें आपको ऐड करना है NaOH या KOH, कोई भी हमें क्या ऐड करना है? बेस। बाद में हम प्रेसिपिटेशन के लिए NaCl ऐड करते हैं, फिर सोप में उसको मोल्ड कर देते हैं। मेन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें आप कोई भी, जैसे देखो यहाँ पे हम एक नॉर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, इस तरीके का नॉर्मल रिएक्शन है, बट मैं एक जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ कि C17H35 ये स्टीयरिक एसिड है। इस स्टीयरिक एसिड को मैंने ट्रीट किया NaOH के साथ, ये एक बेस है, 40% एक्वस सोल्यूशन में लेना होता है, तो इनमें रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो है C17H35
COONA और प्लस H2O, ये आपका सोडियम स्टीयरेट, इसी को आप क्या बोलोगे, कॉमन फॉर्मूला ऑफ सोप। तो सोप बनाने के लिए हमें क्या लेना है, फैटी एसिड या ऑयली एसिड, उसमें बेस ऐड करना है, बेस ऐड करते ही जो रिएक्शन होगा इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, लॉन्ग चेन वाला एक सोप, जिसे आप सोडियम स्टीयरेट बोलोगे। तो सोप बनाने के लिए नॉर्मल प्रोसेस यही होगा। जब आप NaOH एज अ बेस यूज करते हो तो सोप की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होती, बट KOH में बेटर होगा। प्लस सोप बनाने के लिए जितने हाई ग्रेडेड ऑयल, यदि आप ऑलिव ऑयल यूज करते हो, बहुत अच्छी कैटेगरी का ऑयल, तो डव जैसा सोप बन जाएगा। सोप बनाने के बाद उसमें आप इथेनॉल ऐड कर दो तो ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा, जैसे कि पियर्स होता है। ऐसे ही हर एक सोप में अलग प्रॉपर्टी के लिए इस फॉर्मेशन के बाद कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिला देते हैं, कोई परफ्यूम मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, ताकि उनका सोप, कोई फ्लोटिंग सोप बना रहा है, उनका सोप दूसरे सोप से बेटर हो, ताकि वो उसको एडवर्टाइज कर सके। राइट, बट बेसिक मेथड यही है कि सोप बनाना है तो फैटी एसिड लो, NaOH की वजह से ट्रीट करो, आपका सोप बन जाएगा। राइट, रिएक्शन ऑफ बेस, इसमें हम फिर से वही दो एग्जांपल लेंगे। CH3COOH, इसको आपने NaOH के साथ ट्रीट किया, ये हमारा एथेनोइक एसिड, ये है एक बेस। इसमें यदि आप चार्ज सेपरेशन देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, जो प्रोडक्ट ये बनाएंगे वो क्या होगा, CH3COONA प्लस H2O, सोडियम एसीटेट, या फिर इसको आप बोल सकते हो सोडियम इथेनोएट। राइट, और बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। Na प्लस O माइनस के साथ अटैच हो गया सोडियम इथेनोएट, दो कार्बन है, तो इथेनोएट तीन होता, प्रोपेनोएट चार होता, ब्यूटेनोएट, और वाटर यहाँ लूज हो जाएगा। इथेनॉल की भी ट्रीटमेंट करते हैं, CH3 CH2OH, इथेनॉल सोडियम के साथ भी ट्रीट किया था तो इसने H लूज किया था, इसको यहाँ ट्रीट कर रहे हो, इससे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2ONA प्लस H2O, बट यहाँ हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। बेस से रिएक्ट करके भी हम एसिडिटी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एसिड और बेस मिलके ही तो सॉल्ट बनाते हैं। जब इथेनोइक एसिड या इथेनॉल की ट्रीटमेंट आप NaOH बेस से करोगे, दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट वाटर, यदि एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, इस प्रोसेस को आप न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हो। रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, मतलब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, CH3COOH प्लस NaHCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। मतलब केक को फ्लफी बनाने के लिए उसमें ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, बेकिंग सोडा, क्योंकि हीट करने पे ये CO2 रिलीज करेगा और वो CO2 आपके केक को फ्लफी बनाएगा, थोड़ा स्पॉन्जी बनाएगा। राइट, इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है CH3COONA, ये Na कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, प्लस इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक H2O भी बनेगा और एक CO2 भी बनेगा। राइट, यहाँ वापस क्या प्रोडक्ट बना, बार बार मैं आज की क्लास में ये बता रहा हूँ, इसका नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट। और इसी एसिटिक एसिड को आप कार्बोनेट से भी ट्रीट करोगे, Na2CO3, स्टिल यही प्रोडक्ट बनेगा, बट वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, इसको बस बैलेंस कर लेना आप, H2O CO2 स्टिल सेम सोडियम इथेनोएट। तो ये क्या रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कर रहे हैं कार्बोनेट से, ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जब आप डेकाहाइड्रेट लगाते हो, 10 वाटर लगा देते हो, तो वो वॉशिंग सोडा होता है, अभी वाटर नहीं है,
जिसे हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, राइट। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से ट्रीट करेंगे, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम इथेनोएट, और बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, H2O एंड CO2, राइट। नेक्स्ट है सोप एंड डिटर्जेंट। देखो सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कौन यूजफुल होगा और कौन नहीं होगा। यदि हम डिस्कस करें सोप एंड डिटर्जेंट में, तो सोप क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे मैंने बताया कि 15, 17, 19, 20 बहुत लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट वाले जो एसिड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। और जब उन फैटी एसिड को आप सोडियम या पोटेशियम बस सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हो बाय ट्रीटिंग विद NaOH और KOH, तो क्या बनेगा सोप। इसके लिए हम स्टीयरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड या ओलेइक एसिड लेते हैं। तो ये लॉन्ग चेन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दीज एसिड है, स्टीयरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। और डिटर्जेंट क्या है, ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। मतलब इसमें क्या होगा, मेन ग्रुप सल्फोनिक एसिड, यहाँ आप देखोगे लॉन्ग चेन है और लास्ट में आपको सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट मिल रहा है, ये और भी लंबी चेन हो जाएगी। और इसमें जो लॉन्ग चेन है उसमें लास्ट में आपको क्या दिखेगा, सल्फोनिक एसिड का पार्ट दिखेगा या फिर अमोनियम, ये जो सॉल्ट दिखेगा वो अमोनिया का सॉल्ट दिखेगा, इस टाइप की चीजें दिखेंगी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सोप और डिटर्जेंट दोनों में क्लीनिंग एक्शन है, बट एक कैटेगरी है वाटर की, हार्ड वाटर। जब आप हार्ड वाटर में सोप यूज करोगे तो ये उससे रिएक्ट करके स्कम बना लेता है। स्कम का मतलब मडी मटेरियल, मतलब उसमें झाग बनेगा ही नहीं यदि आप सोप को हार्ड वाटर में यूज करोगे। अब यहाँ बच्चों के माइंड में आ रहा है कि हार्ड वाटर क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आपके वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं तो वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में सोप रिएक्ट करके स्कम बना लेता है और वो मडी मटेरियल झाग बनने ही नहीं देता, तो फिर क्लीनिंग एक्शन होगा ही नहीं। तो सोप इज यूजफुल ओनली इन सॉफ्ट वाटर, नॉट इन हार्ड वाटर। जबकि डिटर्जेंट की हम बात करें तो ये इक्वली यूजफुल है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं भी कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये झाग बनाने का काम जो फ्रोथ या फोम है वो दोनों तरीके के वाटर में करेगा। सोप की लिमिटेशन है कि सॉफ्ट वाटर में इसने झाग बनाया, कपड़े आपके साफ हो गए, क्लीनिंग एक्शन शो कर लिया। बट जैसे ही हार्ड वाटर में आप सोप को लेके जाओगे वो झाग बनाएगा ही नहीं और मिशेल फॉर्मेशन होगा नहीं, कपड़े आपके साफ भी नहीं होंगे, राइट। देखो नेक्स्ट, अब सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर सिंपली आपको बताना है। यदि आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि सॉफ्ट वाटर क्या है, तो सीधा आप बोलोगे वाटर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। बहुत बच्चों को लगता है कि यदि पानी नमकीन है तो हार्ड वाटर हो गया, बिल्कुल ये गलत बात है। यदि इसमें NaCl हो उसके कारण भी वो थोड़ा नमकीन आपको लगेगा, बट वो हार्ड वाटर नहीं है। सॉफ्ट वाटर के लिए क्या है कि वाटर में बिल्कुल कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होने चाहिए, तो वो सॉफ्ट वाटर है। और सॉफ्ट वाटर क्या होगा, मैंने क्या बताया भाई आपको, यूजफुल विद सोप एंड डिटर्जेंट। वाटर सॉफ्ट है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं है, तो आप उसमें सोप यूज कर लो, डिटर्जेंट यूज कर लो, सब यूजफुल होगा। बट वाटर में हार्डनेस के लिए हार्ड वाटर कौन से होंगे, वाटर कंटेनिंग, के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। किस किस फॉर्म में वो भी ध्यान देना, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड्स। यदि कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट है, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि ये सब में से कोई भी सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसे आप क्या बोलोगे कि वो हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर में तो
इज नॉट यूजफुल, बट डिटर्जेंट यहाँ भी झाग बना लेता है। आगे एक टॉपिक आएगा कि आप डिटर्जेंट का एक एडवांटेज बताओ ओवर सोप। तो आप यही बताना कि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, हर जगह वो झाग बनाएगा और क्लीनिंग एक्शन शो करेगा। जबकि सोप की लिमिटेशन क्या है कि वो हार्ड वाटर में बिल्कुल यूज नहीं होगा, वो झाग बनाएगा ही नहीं, वो कम बना लेगा, राइट। इसमें कुछ चीजें और याद रखना है कि ये जो सॉल्ट मैंने चार बताया, यदि ये वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर परमानेंटली हार्ड होगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो टेम्पररी हार्ड होगा। तो हार्डनेस भी दो टाइप का है, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस नॉर्मली आप बॉयल कर दो, थोड़ा चूना मिला दो तो वो रिमूव हो जाएगा। हालांकि हार्डनेस रिमूव करने की जो भी मेथड्स आप पढ़ते हो उससे वाटर पीने लायक तो नहीं होगा, हाँ, बट वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि उसमें आप सोप भी यूज कर पाओगे। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फेट एंड क्लोराइड। टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर मैंने बताया। कॉज ही सिर्फ रीजन आपसे पूछा जाए तो आप क्या रीजन बताओगे, क्या है रीजन हार्डनेस के लिए? कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक मैंने बताया कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि इस टाइप के सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है तो उसमें कौन सी हार्डनेस आ जाएगी? टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कराना आसान है, आप वाटर को बॉयल कर दो या उसमें क्विक लाइम मिला दो, तो इससे भी क्लार्क मेथड्स के अकॉर्डिंग क्विक लाइम मिलाओगे तो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। बट वाटर में यदि हम कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो इस टाइप के हार्डनेस को आप बोलोगे ये परमानेंट हार्ड वाटर है, परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट नहीं होते हैं। कौन से सॉल्ट वाटर में हार्डनेस लेके आएंगे? तो हमेशा याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में है टेम्पररी हार्डनेस होगा, और परमानेंट हार्डनेस कब होगा? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट क्लोराइड या सल्फेट के फॉर्म में है। इन हार्डनेस को हटाने के लिए बहुत स्पेशल मेथड लगाना होता है जो फ्यूचर में आप पढ़ोगे। उन मेथड्स में कुछ मेथड्स हैं एडिंग जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3.NH2, इसके अलावा एक कैलगॉन सब्सटेंस है वो ऐड करते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है, जियोलाइट मेथड होता है। तो इस हार्डनेस को रिमूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत ही आसान है। तो हार्डनेस के लिए कौन से सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है और हार्डनेस कितने टाइप का होता है आपको समझ आ गया होगा। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि यदि आपके पास सोप ही है अवेलेबल, C17, S35, COONA, इसका नाम मैंने क्या बताया था? सोडियम स्टीयरेट। और सोडियम स्टीयरेट क्या है? सोप। जब सोडियम स्टीयरेट को मान लो हमने गलती से हार्ड वाटर में ऐड कर दिया, उस हार्ड वाटर में ऑलरेडी मैग्नीशियम के या कैल्शियम के सॉल्ट हैं, इसमें से कोई एक ही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि प्रेजेंट है इन हार्ड वाटर। तो इस हार्ड वाटर में इसकी जो सॉल्ट है वो क्या करेगा? वो सोप से रिएक्ट कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा टू प्रोड्यूस C17, S35, COO होल ट्वाइस Mg प्लस NaCl। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ 2 यूज कर दो, इधर भी 2 यूज कर दो। तो यहाँ जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा इसको बोलते हैं मैग्नीशियम स्टीयरेट। ये एक तरीके का मडी मटेरियल ये होगा स्कम, और ये क्या करेगा? ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। मिट्टी की तरह मडी मटेरियल ये फॉर्म होगा, ये नीचे सेटल हो जाएगा और झाग बनने नहीं देगा, जिसे हम मिशेल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, जब आप सोप वहां यूज करने जाओगे तो वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट है सोप से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? स्कम, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और इसके कारण क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, झाग बनना रुक जाएगा, और जब तक झाग नहीं बनेगा कपड़े हमारे साफ होंगे नहीं। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप? ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ सोप के लिए। यदि आप इसमें डिटर्जेंट ऐड करते जो कि SO3 एक सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, तो वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्ट ही नहीं करेगा, अपना मिशेल बनाना, झाग बनाने का काम वो
कंटिन्यू रखेगा। तो डिटर्जेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बोथ इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर। सोप में क्या प्रॉब्लम आ गया कि सोप को आप सॉफ्ट वाटर में यूज कर पा रहे हो, बट हार्ड वाटर में क्या हो रहा है, ऐसे रिएक्शन, ये यहाँ मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया होता तो कैल्शियम स्टीयरेट बन जाता। तो ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं वो खुद ही रिएक्ट कर जाते हैं सोप के साथ और उसका मिसल फॉर्मेशन रोक देंगे, झाग बनने ही नहीं देंगे। तो आप क्या यूज करोगे हार्ड वाटर में, डिटर्जेंट। नेक्स्ट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि आखिर जो सोप या डिटर्जेंट है हमारे कपड़े से ऑयली डस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं। एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये आप समझ लोगे। देखो, यदि हम सोप की बात करें, जो कि सोप मैंने आपको क्या बताया आज की क्लास में, C17S35COONA, ये है आपका सोडियम स्टीयरेट, ये है आपका सोप। किसी भी सोप में दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट कौन से होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, 17 कार्बन एटम की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमें लंबी चेन बनाना है। और लास्ट में ये COONA, यदि एग्जैक्टली हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम कार्बन को काउंट करेंगे। COONA मैंने लास्ट में बनाया, बाकी 17 कार्बन होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 13 14 15 16 17। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसमें ये सभी पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर में ये CH2 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 कंटिन्यू होगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH3। तो सोप में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये जो आपको दिख रहा है ये इसका पोलर हेड है, दिस इज कॉल्ड पोलर हेड, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक की मीनिंग क्या है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा या वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे पेज या पेपर आप पानी में डाल दो तो वो गीला हो जाएगा, वो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर को उसने अट्रैक्ट किया। लेकिन आप कोई प्लास्टिक, ये मार्कर, इस टाइप की चीजें पानी में डालते हो तो उसको रिपेल करेगा, वो गीला नहीं होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो सोप में दो पार्ट है, एक पोलर हेड है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, और ये एक आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन टेल जो दिख रहा है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। तो अब देखो, सोप में दो पार्ट है। पहला पार्ट जो मेन चेन के बाद यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो पोलर हेड है, वो हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये नॉन पोलर होता है, ये वाटर को रिपेल करेगा। अब हमें समझना है कि हमारे कपड़े से जो डस्ट है वो बाहर कैसे लेके आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा बट लॉन्ग चेन तो वहां भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो आप मान लो कि ये हमारे कपड़े के अंदर का ऑयली डस्ट है, ऑयली डस्ट। होता क्या है कि जो हमारे ऑयली डस्ट है उससे ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो जाके वहां से स्टक चिपक जाएगा वहां, और जो पोलर पार्ट है सोप का वो हमेशा बाहर की साइड रहेगा, वाटर की साइड, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। एक ऑयली डस्ट के अराउंड आप देखोगे तो ये 100 या उससे भी ज्यादा संख्या में सोप के मॉलिक्यूल एग्रीगेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। सामने यदि ऐसा डायग्राम आता है तो एटलीस्ट आप ट्राई करना कि एक सर्कुलेशन क्रिएट हो। ये मिसल 3D में फॉर्म होता है बट एटलीस्ट हम 2D में तो बना ही सकते हैं। पोलर पार्ट को आप वाटर की साइड रखोगे और हाइड्रोकार्बन टेल जो नॉन पोलर है वो जाके ऑयली डस्ट से चिपक गया, राइट। इस तरीके से जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो कि एक डस्ट के अराउंड इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये हमारा ऑयली डस्ट है, इसको हम बोलते हैं सोप मिसल। डिटर्जेंट में आप क्या वर्ड यूज करोगे, डिटर्जेंट मिसल। तो मिसल फॉर्मेशन एक तरीके का ये कोलॉइड एसोसिएटेड कोलॉइड, कि एक ऑयली डस्ट के अराउंड सोप के मॉलिक्यूल्स को कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो भी उसका हाइड्रोकार्बन टेल है हाइड्रोफोबिक, वो जाके कहां से चिपक गया, ऑयली डस्ट के साथ। जो पोलर पार्ट है वो कहाँ है, वाटर की साइड। तो जब ये पोलर पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो पोलर के साथ कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, इसका टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, और वो कहाँ जाके कनेक्टेड है, ऑयली डस्ट से। वो क्या करेगा, पुल कर लेगा उस ऑयली डस्ट को फ्रॉम क्लोथ टू वाटर। ये है आपका पूरा क्लीनिंग एक्शन। एक बार इसको समराइज करते हैं। सोप में दो पार्ट है,
एक इसका पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक है, वो पानी को अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा उसका चेन है जो क्या है, हाइड्रोकार्बन टेप, ये पानी से दूर जाना चाहेगा। तो हमारे कपड़े के अंदर जो ऑयल या ग्रीस के दाग धब्बे हैं, वहां से जाके कौन स्टक हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन टेप, वो जाके उसको होल्ड कर लेगा। और पोलर पार्ट जो वाटर की साइड है, जब उसको राइंस करोगे आप, जब बार बार पानी से धोगे वॉश करोगे, तो जब पोलर पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नॉन पोलर पार्ट क्या करेगा, ऑयली डस्ट को पुल कर लेगा फ्रॉम क्लोथ टू वाटर। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। देखो, तो मिसल फॉर्मेशन है, सोप में जिस तरीके से मिसल फॉर्मेशन हो रहा है, डिटर्जेंट में भी सेम वे में मिसल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि डिटर्जेंट में भी दो पार्ट होंगे, पोलर नॉन पोलर। पोलर पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होगा, नॉन पोलर पार्ट ऑयली डस्ट से जाके स्टक होगा, उसे पुल करने का काम करेगा। तो इतना सब कुछ होता रहता है जब आप कपड़े साफ करते हो, तो साइंस के अकॉर्डिंग ये तरीका था। अब देखो, चैप्टर में जो मेन टॉपिक थे वो सब एज अ समरी मैंने कर दिया। अब हम बैक एक्सरसाइज जाएंगे, तो मैं एक बार और आपको नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि उसमें बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है। 10th में जाके आप फर्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर सीख रहे होते हो, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन का एक लास्ट वीडियो हम बनाएंगे कार्बन एंड कंपाउंड पे, जहाँ हम नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस करेंगे और एंटायर एनसीईआरटी, ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी चैप्टर में ना हो, राइट। क्योंकि यूट्यूब पे हमारे वीडियोस बार बार आप देख रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, बट हमेशा से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है, तो आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करके हमारे इन्फिनिटी IQ के पोर्टल पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके खुद को सेल्फ चेक करते रहो टाइम टू टाइम। लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट सही नहीं आ पा रहा है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन टाइम टू टाइम आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे हो कि आपको क्या स्कोर हो पा रहा है, अभी कितना नॉलेज आपने गेन किया, क्या उस नॉलेज को आप एग्जाम में परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हमारा जो पोर्टल है वो आपको हेल्प करेगा। आप गूगल प्ले स्टोर से इन्फिनिटी IQ का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। infinityIQ.in हमारे वेबसाइट पे आप साइन अप कर सकते हो। वहाँ फ्री टेस्ट भी है, आप मॉक टेस्ट दो, देखो कि आपको पोर्टल पे क्या समझ आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यूट्यूब पे तो हम हैं ही, और यूट्यूब पे हम आपको सपोर्ट करते ही रहेंगे थ्रू आउट। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप शेयर कीजिए। यदि आप 10th के स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, क्योंकि ये हमारी जो टीम है ये पूरा वर्क कर रही है कि बच्चों को 10th जो फाउंडेशन बैच है वो आपको अच्छे से पढ़ा के वो बैच एक ऐसा रेडी किया जाए कि आगे फ्यूचर में आप साइंस स्ट्रीम में जाओ या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, किसी भी स्ट्रीम में जाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.